हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से बहुत दिनों बाद में हमारी जो पॉलिटिकल की सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वो शुरू करते हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हो गया था तो इंडिया को उसके नेशन बिल्डिंग के लिए, उसके राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन कौन से चैलेंजेज उसको फेस करने पड़े थे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन। अब इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर चैलेंजेज इन नेशन बिल्डिंग, 3 challenges, partition, displacement and rehabilitation, process of partition and problems। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस कब मिली। जैसे आप सबको पता ही है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन किन परिस्थितियों में भारत को ये स्वतंत्रता मिली थी? तो एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। हम सबको पता है कि 14 की जो मिडनाइट थी, मतलब 12 बजे बाद में 15 अगस्त आ गई थी, उस दिन इंडिया को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अब हम सबको पता है फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एड्रेस्ड ए स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट नाइट। अब उस रात को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो स्पेशल सेशन लिया था उसको उन्होंने एक नाम दिया था, वो नाम था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। तो दिस वाज द फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। और जो उनका जो स्पीच था वो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है कि जो चीज़ हमें बहुत लंबे समय से, जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस स्वतंत्रता की हमें चाह थी, वो आज उस नियत काल पर हमें मिल गई है। इसका मतलब ये होता है। देयर वर 2 goals ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो सबके जो दिमाग में क्या गोल थे कि एक डेमोक्रेटिक नेशन के सामने हमारे ये गोल्स होने चाहिए। तो वी शेल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जैसे पहले भारत कॉलोनिकल कंट्री था, ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन अब वो उसकी चाहत क्या हो गई थी कि हमारा भी नेशन क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेसी की मीनिंग आप जानते ही हो, रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन उसमें होना चाहिए। तो सेकंड, द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। अब सेकंड जो उनके दिमाग में, सबके दिमाग में ये चल रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो सबके लिए समान रूप से होगी, सबके लिए समान होगी, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। और स्पेशल किसके लिए? जो बहुत ज़्यादा गरीब थे या फिर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थे, उनके लिए समान रूप से सरकार चलाई जाएगी। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। लेकिन जैसे ये 2 गोल्स है, ये इतने ईजी नहीं थे भारत के लिए भारत के लिए या फिर नेशन के लिए इनको अचीव करना। इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेज। अब हम सबको पता है कि इंडिया को कितनी मुश्किलों के बाद में, किन परिस्थितियों में उसको स्वतंत्रता मिली थी। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री। अब क्या हुआ था कि फ्रीडम तो मिली थी हमें, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, जो इंडिया है उसका पार्टीशन भी हो गया था। तो द ईयर 1947 वाज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वो जो ईयर था वो क्या था? हिंसा का, त्रासदी का साल था 1947। हिंसा क्यों हुई? क्योंकि इंडिया के 2 पार्ट हो गए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ पर उनको रहना है, इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। तो इस तरह से हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस जो एरा है उसको ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था। तो इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। अब इन सिचुएशंस में भी इंडिया को एक नई जर्नी स्टार्ट करनी थी, एक नई यात्रा शुरुआत करनी थी, और जो इसने ऑब्जेक्टिव, जो उसने गोल्स बनाए थे उनको अचीव करने के लिए। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस थे जो नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण के लिए इंडिया को फेस करने पड़े थे। चैलेंजेज इन नेशन बिल्डिंग। अब हम देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो देयर वर 3 challenges इन नेशन बिल्डिंग। अब ये क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि नेशन बिल्डिंग के कौन कौन से 3 challenges थे। तो फर्स्ट है हमारा
The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity existing in our society and eradication of poverty and unemployment. अब हमारा क्या क्वेश्चन, सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन क्या था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे कास्ट के अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पर रहते थे, तो उनको उनको यूनाइटेड करना, कि एकीकरण करना उनका, क्योंकि सब लोग अलग थे, कोई पुअर थे, कोई रिच थे, कोई किसी का समाज कोई दूसरा था, किसी के धर्म अलग अलग थे सबके, तो इन सबको मिलाकर देश को यूनाइटेड करना था, एकीकरण करना था उनका। और उसमें भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, एक तो पॉवर्टी की और एक अनएम्प्लॉयमेंट की। भाई अब हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना था, क्योंकि वो जो साल था 1947 का, उसमें सबसे ज़्यादा गरीबी त्रासदी का साल माना जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। जो इंडिया था उसको जीरो से अपने लेवल की शुरुआत करनी थी, तो इन सब पर उसको फोकस करना था। देर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब हमारे इंडिया के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। फर्स्ट, वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही सबके दिमाग में यही आ रहा था कि इंडिया क्या एकीकरण कर पाएगा, या फिर एकीकृत इंडिया रह पाएगा क्या, कि इस तरह से जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिशर्स रूल्स में जो स्टेट्स थे, कहीं वो अलग नहीं हो जाए, उनकी लैंग्वेज अलग अलग थी, तो इन सब को यूनिफाइड कौन करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। सेकेंड, वुड इट डू सो बी एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव। अब उसको खाली उसी में ही लग जाएगा, खाली एक पे फोकस करेगा, देश को यूनिट करने के लिए, देश को एक करने के लिए, और दूसरे ऑब्जेक्टिव पर क्या वो ध्यान नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए उनको साइड कर देगा क्या, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा था। थर्ड, वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज़। अब सबके दिमाग में क्या आ रहा था, जैसे प्रिंसली स्टेट्स थे या अदर स्टेट्स थे, तो उनके दिमाग में ये था कि क्या हमें एक की जो यूनाइटेड इंडिया की आइडेंटिटी लेने के लिए जो उनकी रीजनल आइडेंटिटी, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा या फिर उसको ख़त्म करना पड़ेगा क्या, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। अब जो दिमाग में था कि जो इंडिया की जो टेरिटरी है वो इंडिया किस तरह से अचीव कर सकता है, उनको इंटीग्रेटेड करके, उनको अपने साथ मिलाकर। तो ये जो इतने सारे क्वेश्चंस थे वो हर आदमी के दिमाग में उस टाइम ये क्वेश्चंस आ रहे थे। अब हम चलते हैं सेकंड चैलेंज की ओर। तो द सेकंड चैलेंज वाज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। फर्स्ट हमारा था शेप ऑफ द नेशन, कि हम नेशन की शेप कैसे बनाएंगे, और सेकंड हमारा क्या आता है, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब इतनी सारे चैलेंजेस थे उस टाइम, जो ईयर था वो उसको त्रासदी का साल बोला गया था, कि उस टाइम हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उस टाइम में ये जो इंडिया था वो अब डेमोक्रेसी को किस तरह से इस्टेब्लिश करेगा, किस तरह से स्थापित करेगा, क्योंकि लोगों की चाहत क्या थी कि डेमोक्रेसी हो। और डेमोक्रेसी कहाँ होती है, जहाँ पर पीपल एक साथ रहे, एक जैसा काम करे, तो वहाँ उस स्थिति में डेमोक्रेसी की स्थापना कैसे हो सकती थी। तो ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर इस्टेब्लिशिंग ए डेमोक्रेसी। अब एक समस्या क्या आ रही थी कि हमारे साथ में, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा था धीरे धीरे, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो नेसेसरी था, और उसमें जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह दिए हुए थे, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री को चलाना था। लेकिन क्या डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब सफिशिएंट था, खाली कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पर हम पूरे देश को चला सकते थे उस टाइम? तो ये सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या थी। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और चैलेंज क्या था कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो योजनाएं थी, हमारी जो प्रैक्टिसेस थी वो चलानी थी। तो ये बहुत बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम। फिर हमने फर्स्ट देख लिया द शेप ऑफ द नेशन, हमारे सामने चैलेंज आया। सेकंड आया कि डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे। तो थर्ड चैलेंज जो आता है वो है द थर्ड
challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections। अब ये हमारे सामने आ जाता है क्योंकि हमारा जो कंट्री था वो इकोनॉमिक रूप से बहुत बैकवर्ड हो गया था, तो उसके लिए ये चैलेंज था कि हमारे लिए डेवलपमेंट और हम जो देश के लिए जो प्लानिंग्स थी वो क्या लागू बराबर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो द थर्ड चैलेंज वाज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, पूरे समाज के लिए एक जैसी योजनाएं लागू करना और उनको प्रैक्टिसेस में लाना, ये बहुत ज़रूरी था। एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन, खाली कुछ सेक्शंस के लिए नहीं, सबके लिए समान रूप से उन योजनाओं को लागू करना एक चैलेंज था। तो द रियल चैलेंज वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। और स्पेशल चैलेंज क्या था कि हमारे जो पुअर्स थे या फिर जो सोशली बैकवर्ड सोसाइटीज़ थी उनके लिए पॉलिसीज़ को लाना और उनके लिए उसको लागू करना, ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने था। तो हमने 3 तरह के चैलेंजेस देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिटेशन। तो पार्टीशन का मतलब तो आप समझ ही गए कि जो 15 अगस्त की नाइट थी, 14 अगस्त की नाइट और 15 अगस्त थी, उस दिन इंडिया 2 भागों में भी बटा था, तो पार्टीशन हो गया था इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान। डिस्प्लेसमेंट, अब लोगों को अपने घरों को छोड़कर वहाँ पर जाना पड़ा था। रिहेबिटेशन, हर व्यक्ति को अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर जो रहना था वो उनका क्या था, रिहेबिटेशन। तो ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट 1 but 2 नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब 14 और 15 तारीख जो हमारी मिडनाइट थी 14 को, उस दिन भारत और पाकिस्तान नाम के 2 भागों में इंडिया का क्या हो गया था, डिवीज़न हो गया था या फिर उसका पार्टीशन हो गया था। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी, अब ये वर्ड आएगा 2 नेशन थ्योरी, बार बार आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा कि 2 नेशन थ्योरी क्या है, ये मैं बता देती हूँ। 2 नेशन थ्योरी ये किसने दी थी, मुस्लिम लीग ने दी थी। और इसका मतलब क्या था कि इंडिया पहले एक टेरिटरी था, उसके 2 डिवीज़न करना या उसको बांट देना, तो उसको एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान और इंडिया उसको नाम देना था। तो अकॉर्डिंग टू 2 नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, किसने दी थी 2 नेशन थ्योरी, मुस्लिम लीग ने। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। मोस्टली किन लोगों को बांटा था इसमें, हिंदूज और मुसलमान, जो मुस्लिम्स थे उनको। दैट इज़ वाई इट डिमांड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स, और इसीलिए जो मुस्लिम्स थे उनके लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड हो गई थी, जिसका नाम क्या दिया गया था, पाकिस्तान। अब ये जो नाम पाकिस्तान था वो चौधरी रहमत अली ने सजेस्ट किया था, ठीक है। तो द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब कांग्रेस जो थी उसने पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसका अपोज्ड मतलब विरोध किया था। But several political development in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan। लेकिन कुछ और भी उस टाइम several political developments थे 1940 में, और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, जो विरोध बीच में चल रहा था, और लेकिन ब्रिटिश रूल जो था उसके साथ में यही डिसीजन हुआ कि एक और कंट्री बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पे हमने कई हिंदी मूवीज़ भी देखी है कि किस तरह से पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे, क्या क्या ट्रोमाज हमें उस टाइम झेलना पड़ा था या फिर उस फेस करना पड़ा था, वो आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है। तो हम आगे इसमें देखते हैं। दस इट वॉज डिसाइडेड दैट वॉज टिल देन नोज एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये डिसाइड हो गया था कि जो एक टेरिटरी है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसका एक का नाम होगा इंडिया और दूसरे का होगा पाकिस्तान। सच ए डिवीज़न वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। अब ये जो डिवीज़न था, ये जो बंटवारा था, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। पेनफुल तो था ही, उसके साथ में क्या था, लोगों को पता ही नहीं था कि उनको इधर इंडिया में रहना है और पाकिस्तान में जाना है। तो
उसको इम्प्लीमेशन का किसी को भी पता नहीं था। इट वॉज डिसाइड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज़। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो टू नेशन थ्योरी है ये किसके बेस पे बनाई गई थी, या फिर टू नेशन थ्योरी को किस बेस पर दो देशों में बांटा गया था। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी ये क्या थी कि लोगों जैसे हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा है वो इंडिया में रहेंगे, और जो मुसलमान जहाँ ज़्यादा है मेजोरिटी में है वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल का नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मतलब क्या था कि जहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में है या फिर वो बहुत ज़्यादा है वो कहाँ पर रहेंगे, पाकिस्तान टेरिटरी में रहेंगे। ठीक है, द रेस्ट वॉज टू स्टे विथ इंडिया। और जो और हैं बाकी बचे हुए जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में हो। ठीक है ना, तो हर जगह मुस्लिम्स फैले हुए थे कि किस जगह को काट कर पाकिस्तान बनाया जा सकता था ये डिसाइडेड नहीं था। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि एक पार्ट है वो वेस्ट में मेजोरिटी में रहेगा और एक दूसरा रहेगा वो ईस्ट में रहेगा। there was no way these two parts could be joined। अब एक ईस्ट में एक वेस्ट में, लेकिन इनको जोड़ा कैसे जा सकता है कि ऊपर का हिस्सा पूरा तो पाकिस्तान को दिया नहीं जा सकता। तो इन्होंने क्या किया, फिर दो पार्ट के नाम दे दिए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल comprise two territories, west and east Pakistan, separated by long expanse of Indian territory। अब ये डिसाइड हुआ कि जो पाकिस्तान है उसको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान नाम दे दिया जाएगा, और बीच में जो है वो इंडियन टेरिटरी रहेगी। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब दूसरी समस्या क्या आ रही थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज थे वो कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में जाना भी नहीं चाहते थे। फॉर एग्जांपल खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुना होगा, इनको सीमांत गांधी या फ्रंटायर गांधी भी कहते हैं। Khan Abdul Ghaffar Khan, that undisputed leader of the northwestern frontier province and non-frontier Gandhi was strongly opposed to the two nation theory। अब ये क्या था कि इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, और ये जो NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के लीडर थे, वहाँ की कमांड संभालते थे नॉर्थ वेस्ट में, और ये पूरा का पूरा उनकी लीडरशिप, ये पूरी तरह से ये जो टू नेशन थ्योरी थी इसको अपोज करते थे, विरोध करते थे वो इसका। लेकिन इनकी बात में नहीं सुनी जाती है, और इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड। इनकी जो वॉइस थी उसको दबा दिया जाता है। एंड द NWFP was made to merge with पाकिस्तान, और उसको भी किसके साथ मर्ज कर दिया जाता है, पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो आप लोग ये जो फुल फॉर्म है NWFP ये पूछ ली जाती है तो ज़रूर से इस पर ध्यान देंगे। The third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority। लेकिन अब जो पार्टीशन हो रहा था ईस्ट और वेस्ट में, एक साइड पंजाब था और दूसरी साइड बंगाल था, उसमें कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पर मुस्लिम्स थे वो मेजोरिटी में नहीं थे। ठीक है, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ में जाके मर्ज हो जाएं। इवेंचुअली इट वाज डिसाइड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफिकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी। अब इनको किस तैयार किया गया कि इनको फ्री छोड़ दिया गया कि आप रिलीजियस मेजोरिटी के अकॉर्डिंग इनको मिला सकते हैं। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। अब अभी तक भी डिसीजन नहीं लिया गया था कि 14 तारीख जो 14 और
15 तारीख की नाइट थी, तब तक ये डिसाइडेड नहीं था कि कौन सा जो एरिया है वो पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा है वो हिंदुस्तान में रहेंगे। तो द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कोज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। अब ये जो कारण थे पार्टीशन के, दीज टू, ये जो प्रोविंसेस थे जहाँ पर लोग जानना नहीं चाहते थे, ये ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का हिस्सा बने थे। वहाँ पर त्रासदी का कि लोग जानना नहीं चाहते थे, कुछ लोग जानना चाहते थे, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा वायलेंस वहाँ पर फैल गई थी। The fourth, the most इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, अब दोनों ही जो बॉर्डर थे वहाँ पर माइनॉरिटीज़ वाले लोग ज़्यादा थे। मतलब पाकिस्तान के साइड जो इंडियंस थे या फिर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, जो कम थे, और उधर भी जो इंडिया में आ रहे थे वहाँ पर मुसलमान जो थे वो लोग माइनॉरिटीज़ में थे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा था, ये परेशानी ला रहा था। माइनॉरिटी पीपल डिस्कवर्ड दैट दे वर इनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम। अब उन लोगों, जो माइनॉरिटी वाले लोग थे वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, या फिर वो जो माइनॉरिटी वाले जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया की तरफ आ रहे थे। तो उन लोगों को क्या लग रहा था कि वो अपने ही घर में विदेशी की तरह उनको फील हो रहा था, एलियंस की तरह उनको फील हो रहा था। इनिशियली द पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर्स केप्ट होपिंग that this violence was temporary and would be controlled soon। जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम, उन लोगों ने ये सोचा था कि ये जो वायलेंस है, ये जो ट्रॉमा है, ये कंट्रोल में आ जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग थे उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने जो साइड थी वो उसको छोड़ना पड़ा था। तो ये जो काल था वो बहुत बड़ी हिंसा और त्रासदी का काल बन गया था। होप ये आपको जो चैप्टर अभी बताया वो समझ में आया है। इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट बिलो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।